नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 8, जिसका नाम है कन्यादान। और ये एक कविता है और इस कविता को ऋतुराज जी ने लिखा है। और इस कविता में, जैसे कि इस कविता का नाम है कन्यादान, तो इस कविता में कन्यादान करते वक्त, बेटी की विदाई के वक्त माता को होने वाले दुख का एक सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है और उनके दुख को स्वाभाविक और प्रामाणिक बताया है कि ये जो दुख है ये माता के लिए बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है कि वो एक बच्ची को जन्म देती हैं और फिर पाल पोस कर बड़ा करती हैं। उसमें सारे संस्कार, सारे गुण और सारी योग्यताएं जो जीवन जीने के लिए, जीवन को सुयोग्य तरीके से जीने के लिए आवश्यक है, वो सारे संस्कार उसमें भरती हैं और फिर उसे पराए घर विदा कर देती हैं। तो इसी दुख को किस तरह से प्रामाणिक बताया है और क्या क्या सीख एक माँ अपनी बेटी को देती है उसकी विदाई के समय, ये सारी चीजें, सारी बातें इस पाठ में लिखी गई हैं। और ये पाठ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी है। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ऋतुराज जी के जीवन परिचय को थोड़ा सा जानेंगे। ऋतुराज जी के लेखन शैली, काव्य शैली के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय को थोड़ा सा जानते हैं। ऋतु 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में MA किया था। 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बताया है। जो एक कवियों की जो मुख्य धारा होती है, जो एक मुख्य टॉपिक उनके होते हैं, उससे थोड़ा सा हटके समाज के हाशिए पर, समाज के लिए लोगों की जो चिंताएं हैं, समाज में लोगों की जो चिंताएं हैं, उसको ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। और उन्होंने अपनी कविताओं में दैनिक जीवन के जो अनुभव है, अनुभव का यथार्थ, यानी कि जो दैनिक जीवन में लोगों को अनुभव प्राप्त होते हैं, उनका यथार्थ और अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण, विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। और यही कारण है कि उनकी जो भाषा है अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो हम शुरू करेंगे आज का जो हमारा चैप्टर है कन्यादान। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो ये कविता है कन्यादान, इसमें जो ऋतुराज जी हैं उन्होंने कन्यादान, ये जो कविता है, इसके माध्यम से शादी के बाद जो स्त्री के जीवन में आने वाली बहुत सारी विकट परिस्थितियों के बारे में संदेश देने की कोशिश की है। और इस कविता के बहाने उन्होंने माता जो अपनी बेटी को सीख देती है, एक अच्छी शिक्षा देती है कि किस प्रकार से विदाई के वक्त सारे वो अपने जीवन के अच्छे और बुरे अनुभवों के निचोड़ का एक सही
तर्क संगत, सही और तर्क संगत सीख अपनी बेटी को देने की कोशिश करती है, ताकि उनकी जो बेटी है, जिनको उन्होंने बड़े नाजों से पाला है, जो उसकी बेटी जो है, जिसको उसने बचपन से बड़े लाड से, प्यार से, नाजों से पाला है, वो बेटी ससुराल में सुख और सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, हिंसा व शोषण के खिलाफ आवाज उठा सके। तो इस कविता में जो माँ है वो परंपरागत माँओं से बिल्कुल अलग है। अभी आप कविता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो परंपरागत माएँ होती हैं वो अपनी बेटी को किस तरह की सीख देती हैं, और ये कविता में जो माँ है वो बिल्कुल परंपरागत माँओं से थोड़ा सा भिन्न है, और वो किस प्रकार अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से हटकर सीख देती है। वो कहती है कि तुम परंपराओं से जुड़े रहना, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देना, अपने संस्कार मत भूलना, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में कुछ परिस्थितियां आती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो वहां पर तुम अपने लिए आवाज उठाने से भी पीछे मत हटना। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर। कविता का सार जो है, एक तरह से हमने जान लिया है कि आखिर कविता में हमें कवि क्या बताना चाहते हैं। बाकी का हम भावार्थ साथ के साथ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, तो साथ ही साथ आप सभी इसके भावार्थ को समझते रहेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। तो यहाँ पर जो पंक्तियां हैं उपरोक्त जो हमने यहाँ पर पढ़ी, इनमें कन्या दान करते वक्त माता के दुख का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन कवि ने किया है कि कितना प्रामाणिक है उसका दुख। कवि कहते हैं कि कन्या दान करते वक्त, बेटी की जो विदाई करते वक्त माँ का जो दुख है वो स्वाभाविक और प्रामाणिक है। लड़की को दान देते वक्त जो उसका दुख है वो बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक और प्रामाणिक है, क्योंकि जो माँ होती है, अक्सर माँ अपनी बेटी की सबसे निकट और उसके जीवन में आने वाले सुख दुख की सच्ची सहेली होती है। अगर बेटी को कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है अपने जीवन में, तो सबसे पहले वो उसके बारे में अपनी माँ को बताती है। तो आज जब जो बेटी अब इतने वर्षों के बाद अपनी माँ के साथ रहने के बाद जब अब अपनी माँ से दूर जा रही है, तो कन्या दान करते वक्त, अपनी कन्या को दान करते वक्त, जिसको उन्होंने जन्म दिया है, जिसको उन्होंने पाला है, पोसा है, कष्ट भी उसके पालन पोषण में उनको आए होंगे, लेकिन फिर भी हंसते हुए कष्ट सहकर अपनी बच्ची को बड़ा किया है, अपनी बच्ची को इतने संस्कार दिए हैं, अपनी बच्ची को इतना सुयोग्य बनाया है, जीवन जीने योग्य बनाया है। तो आज अपनी बेटी का कन्यादान करते वक्त उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो अपने जीवन की सबसे अनमोल और आखिरी पूंजी, यानी कि माँ के लिए सबसे बड़ी पूंजी उनके बच्चे होते हैं। एक माँ के लिए चाहे उनके पास अच्छे कपड़े ना हो, चाहे उनके पास अच्छे गहने ना हो, चाहे उनके पास सुख संसाधन ना हो, वो अगर उनके बच्चे खुश हैं, अगर उनके बच्चे प्रसन्न हैं, अगर उनके बच्चों में अच्छे संस्कार आ गए हैं, तो सबसे बड़ी खुशी की बात एक माता के लिए यही होती है। तो माता के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनके बच्चे हैं। तो आज जब माँ अपनी बेटी की विदाई कर रही है, तो मानो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो अपना सब कुछ दान कर रही हो, अपने जीवन की जो अंतिम पूंजी, जो मेन चीज, जो लास्ट चीज, जो अंतिम चीज उसके पास बची हुई थी अच्छी, वो किसी को दान कर रही हो। अगली पंक्ति शुरू करते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। तो लड़की अभी इतनी सयानी नहीं है, अभी इतनी भोली और सरल है कि उसे सुख का आभास तो होता है, हाँ, कि ये चीज अच्छी है, इसमें सुख है,
ये इसका आभास तो उसे है, लेकिन उसे अभी अपना दुख बांटना, दूसरों को अपने दुख के बारे में बताना, अपना दुख प्रकट करना उसको अभी नहीं आतिका, नहीं आता। तो यहाँ पर जो पंक्तियां हैं इसमें ऋतुराज जी कहते हैं, लड़की अभी इतनी सयानी और परिपक्व नहीं हुई है, वो अभी इतनी भोली है कि उसे दुनियादारी की बातों की वो दुनियादारी की जो बातें हैं उन्हें समझ सके। वो अभी एकदम भोली भाली और मासूम है, क्योंकि उसने अपने मायके में केवल सुख और खुशियां ही देखी हैं। वो अक्सर क्या होता है कि बेटियां जो होती हैं वो अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा लाडली होती हैं, बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं। तो यहाँ पर अब तक वो अपने मायके में थी तो उसको केवल सुख का आभास था, केवल उसने सुख ही देखा था, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को, जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया कि उनको कितने भी कष्ट आ जाएं, कितने भी उनको अपने जीवन में दुख आ जाएं, लेकिन वो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वो अक्सर तभी खुश होते हैं जब उनके बच्चे खुश होते हैं। तो उसको लगता है कि जो संसार है उसमें केवल खुशियां ही हैं, केवल सुख ही है, क्योंकि उसको तो अभी तक केवल सुख का आभास है, लेकिन उसको अपने जीवन में आने वाली दुख और परेशानियों का अभी कोई भी आभास नहीं है। उसको अपने जीवन में आने वाले दुख और चिंताओं का कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि अब वो एक जिम्मेदार बनकर जा रही है। अब वो किसी के घर की बहू है, किसी की पत्नी बनकर जा रही है, फिर कुछ दिनों बाद किसी की माँ वो बनेगी, तो जिम्मेदारियां उसके ऊपर आने वाली हैं। तो जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं तो कई बार उसको अपने अंदर अपने कष्टों को छुपाना पड़ता है, अपने दुखों को अपने अंदर समेटना पड़ता है। कई बार अपने परिवार के लोगों की खुशी के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि उसे सुख का आभास तो होता है, लेकिन दुख बांचना नहीं आता। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ पर क्या बताया कि अपने दुखों का और परेशानियों को किस प्रकार दूसरों के साथ बांटा जाता है, किस प्रकार दूसरों से शेयर किया जाता है, क्या चीजें दूसरों को बतानी है, क्या चीजें नहीं बतानी है, इस प्रकार उससे अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो तो अभी केवल पाठिका है धुंधले प्रकाश की। यानी कि कवि यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में हमें किताबों में लिखे अक्षर जो हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देते, या तो हम उन अक्षरों को पढ़ नहीं पाते, या हम शुरुआत में सिर्फ अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अक्सर क्या होता है कि धुंधले प्रकाश में, जब हम धुंधले प्रकाश में पढ़ रहे होते हैं तो हमें किताब में लिखे हुए अक्षर जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देते, या तो हम अक्षरों को पढ़ नहीं पाते, या फिर हम सिर्फ अंदाजा लगाकर उन्हें पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यही उस जो बेटी है वो अभी इसी प्रकार की है, यानी उसको अभी आने वाले जो दुख हैं उनका अभी कोई अंदाजा नहीं है कि उसके जीवन में कोई दुख भी आएगा, कोई परेशानी भी आएगी, क्योंकि उसने अपने जीवन में हमेशा और हमेशा सुख और खुशियां ही देखी हैं। तो इस प्रकार जब बेटी के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है, तो अब माँ उसे किस प्रकार समझा रही है, माँ उसे किस प्रकार से बता रही है। तो माँ ने कहा, अब यहाँ पर माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब उसकी माँ उसे समझा रही है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी जो बेटी है उसके सामने अभी काल्पनिक दुखों की एक धुंधली तस्वीर है कि हाँ मेरे पास जिम्मेदारियां आने वाली हैं, लेकिन उन दुखों का बिल्कुल भी उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है कि ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियां, कुछ कठिन परिस्थितियां, संघर्ष।
तो इन सब का उसे अभी कुछ भी अंदाजा नहीं है। थोड़ा बहुत उसे चीजें पता है लेकिन व्यवहारिक रूप से उसको ज्ञान नहीं है। उसने कभी जिम्मेदारियां फील नहीं की, उसने कभी भी कठिन परिस्थितियां अपने जीवन में नहीं देखी, उसने कभी भी जीवन में दूसरों के लिए संघर्ष नहीं किया। तो उसको थोड़ा बहुत चीजें पता है लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ भी पता नहीं है। यानी कि जब वो उसके पास केवल थोड़ा बहुत अधूरी जानकारी है, तो अब माँ इस जानकारी को बढ़ाने के लिए यानी कि अपनी बेटी को समझा रही है कि किस प्रकार उसके जीवन में आगे जो चीजें आएंगी उनको कैसे उसने अपने उनका सामना करना है, कैसे उसको इस धरती पर रहकर एक जगह पर रहकर उसको चारों तरफ देखकर सारी चीजें समझनी है। तो माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो अब यहाँ पर माँ अपनी बेटी को विदाई के वक्त जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख जो है वो उपहार स्वरूप दे रही है, और यही सीख उसके जीवन में आगे काम आएगी। तो क्या सीख देती है? माँ कह रही है कि शीशे यानी कि शीशे में, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो यहाँ पर माँ कहती है शीशे यानी कि पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब देखकर ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि जो सुंदरता होती है वो अस्थाई होती है। क्योंकि ये जो केवल ये चेहरे की सुंदरता है ये अस्थाई है। और आगे कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो माँ अपनी बेटी से फिर कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने के लिए यानी कि रोटियां सेकने के लिए ही करना, जलने के लिए नहीं, जलने या जलाने के लिए नहीं। यानी कि तुरंत उसका विरोध करना। कोई भी अगर ऐसी गलत चीज तुम्हें कोई भी दिखाई दे तो तुरंत उसका विरोध करना। आगे कहती हैं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। आप यहाँ पर एक पंक्ति देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी पंक्ति कवि ने यहाँ पर लिखी है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो आपको कुछ चीजें अपने दिमाग में याद आ रही होंगी। क्लास 10th के आप बच्चे हैं, क्लास 10th में आते आते हम बहुत सारी चीजें, न्यूज़पेपर्स पढ़ने लगते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखने लगते हैं, अपने आसपास की चीजें, अपने आसपास की बातों की हमें समझ होने लगती है, हम जानने लगते हैं अपने आसपास के समाज को। तो अक्सर हमें अपने आसपास की जगहों से, न्यूज़पेपर से, न्यूज़ चैनल से या लोगों से हमें कई बार इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि वहां पर दहेज के लिए या किसी और कारण से नवविवाहिता को जला दिया गया या आग के हवाले कर दिया गया। तो यहाँ पर जो कवि हैं ये इन पंक्तियों के माध्यम से उन्हीं लोगों पर कटाक्ष करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को समझाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों पर निशाना साधना चाहते हैं जो लोग दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। क्योंकि उन्हें इस समय ये नहीं दिखाई देता कि वो किसी की बेटी है, किसी ने उसको इतने प्यार से पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर, बड़ा करके तुम्हारे घर में भेजा है। तो वो ये नहीं देखते, वो चंद रुपयों के लिए, कुछ सामान के लिए बेटी को, विवाहित महिला को और अपनी बहू को आग के हवाले कर देते हैं, जला देते हैं। तो माँ जो है अपनी बेटी को सलाह दे रही है, शिक्षा दे रही है कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर माँ कहती हैं कि आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो हमेशा उसका विरोध करना, क्योंकि आग जो है वो केवल खाना बनाने के लिए और रोटियां सेकने के लिए होती है। अगली पंक्तियां हैं, वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के।
तो अब यहाँ पर कवि ऋतुराज जो है वो आगे कहते हैं कि वस्त्र आभूषण जो है महिलाओं को आकर्षित करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर वस्त्र आभूषणों के लिए भी माँ अपनी बेटी को क्या शिक्षा देती है कि वस्त्र और आभूषण सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तु न मानकर इनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानती है। जो वस्त्र आभूषणों को लोग यहाँ पर आकर्षण सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तु नहीं मानते, बल्कि इनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानती है। और इसीलिए वो अपनी बेटी से कहती है, माँ अपनी बेटी से कहती है कि जो ये वस्त्र आभूषण है ये केवल सौंदर्य बढ़ाने वाले नहीं है, वो कहती है ये कुछ सौंदर्य वौंदर्य बढ़ाने वाले नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए एक बंधन है। तो इसीलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम कभी भी इन वस्त्र आभूषणों के लालच में मत पड़ना, क्योंकि ये सब महिलाओं के लिए एक बंधन है। अगर तुम्हें वस्त्र आभूषण से ही लदे रहना है तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलत सोच है कि वस्त्र आभूषण ही तुम्हारी सुंदरता को बढ़ाएंगे। तुम्हारी सुंदरता को बढ़ाएगा तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा कर्म। अगर तुम ये वस्त्र आभूषण पहनकर ही बैठना चाहती हो तो ये एक तरह से तुम्हारे लिए बंधन है। बिल्कुल तुम फिर इन्हीं में बंधकर रह जाओगी कि तुम्हें ये पहनना है, तुम्हें वो पहनना है। इनका लालच छोड़ देना, ये कुछ समय के लिए ही बातें हैं, ये केवल शाब्दिक भ्रम है। ये आभूषण जो है केवल शाब्दिक भ्रम है। असली सुंदरता जो है वो तुम्हारा व्यवहार लोगों को दिखाएगा, वो तुम्हारे कर्म लोगों को दिखाएंगे, वो तुम्हारा प्रेम लोगों को दिखाएगा, वो तुम्हारा त्याग लोगों को दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत ही प्यारी पंक्ति यहाँ पर ऋतुराज जी ने लिखी है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो अब यहाँ पर जो पंक्तियां हैं, ये जो दो पंक्तियां केवल यहाँ पर लिखी गई हैं, और ये जो दो पंक्तियां हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी सीख माँ के द्वारा बेटी को दी जा रही है। ये जो पंक्तियां हैं इसमें माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि अबला व कमजोर नारी की जगह एक सशक्त और मजबूत इंसान बनने का प्रयास करना। तुम लड़की होना, यानी कि तुम लड़की तो होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अक्सर जो हमारा समाज है यहाँ पर जो एक माना जाता है कि लड़की को हमेशा कमजोर समझा जाता है। यहाँ पर अगर दो बच्चे अगर किसी के हैं, लड़का और लड़की, तो कभी भी ये आज की भी सोच है कि जब हमारा समाज इतना ज्यादा शिक्षित हो चुका है, हमारा समाज इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है, हमारा देश इतना ज्यादा विकसित हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में, प्रत्येक इंसान के मन में हमेशा ये भावना रहती है कि जो लड़की है वो कमजोर होती है। तो यहाँ पर माँ जो है अपनी बेटी को एक बहुत ही प्यारी सीख दे रही है, बहुत ही अच्छी सीख दे रही है कि देखिए वो कहते हैं कि तुम अपने स्त्रीत्व के स्वाभाविक गुणों को, कि तुम स्त्री हो इसके स्वाभाविक गुणों को हमेशा बरकरार रखना। एक स्त्री जो होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा दया का भाव होता है, यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा वो मन से कोमल होती है, मन से प्यारी होती है, वो सबके लिए दयालु होती है, वो सबको प्रेम करती है। तो तुम अपने स्त्रीत्व को कभी मत छोड़ना, लेकिन क्या कहती हैं, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पर माँ बेटी को कहती हैं तुम अबला और कमजोर नारी की जगह एक सशक्त और मजबूत इंसान बनने का प्रयास करना। ताकि यहाँ पर क्यों ये बात बताई गई है, ताकि तुम अपने सुरक्षा और अधिकारों को, अक्सर लड़की को जब कमजोर समझा जाता है तो सबसे बड़ी बात आती है उसकी सुरक्षा पर और उसके लिए, उसके अधिकारों के लिए आवाज उठाने पर।
तो तुम हमेशा सशक्त और मजबूत बनना, ताकि तुम अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहो। और हर विपरीत परिस्थिति, तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए, उनका दृढ़ता से सामना करना, उनको बहुत ही मजबूती से हैंडल करना, उनको बहुत ही मजबूती से उनका सामना करना। क्योंकि अक्सर क्या होता है, समाज में लोग जो है महिलाओं को कमजोर समझकर उनका शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। तो इसीलिए माँ ने कहा, तुम अपने स्त्रीत्व के गुण को, कि तुम एक स्त्री हो, उस गुण को हमेशा बरकरार रखते हुए अब उनको, उनकी वजह से तुम कभी भी कमजोर मत पड़ना। अपने खिलाफ होने वाले हर अन्याय अत्याचार का हमेशा डट कर सामना करना। तुम बिल्कुल, अगर तुम लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। तुम अपने स्त्रीत्व के गुण को, अपने स्वाभाविक गुण को बनाए रखते हुए अपने अधिकारों के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहना। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है, हमारा जो ये पाठ है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो बहुत ही छोटी कविता थी, बहुत ही प्यारी कविता यहाँ पर ऋतुराज जी ने हमें बताई। तो कि किस तरह से एक, जब कन्या का विवाह होता है, लड़की का विवाह होता है, तो कितनी सारी चिंताएं, कितनी सारी परेशानियां माँ के मन में होती हैं, कितने ज्यादा दुख जो होते हैं वो माँ के मन में होते हैं, क्योंकि वो इस समाज को देख चुकी है, इस समाज को समझ चुकी है, उन्हें अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लिए हैं। तो अपने उन्हीं अनुभवों के माध्यम से माँ अपनी बेटी को इतनी सारी शिक्षाएं यहाँ पर दे रही हैं, इतनी सारी बातें यहाँ पर बता रही हैं कि तुम हमेशा समाज में एक स्त्री होते हुए भी अपने लिए आवाज उठाना। और क्यों ये बातें बता रही हैं, तो शुरुआत में ये भी स्पष्ट किया है कि लड़की अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, इतनी सयानी नहीं हुई है, उसने अभी तक अपने मायके में केवल सुख देखे हैं, केवल खुशियां देखी हैं। उसे अभी उन दुखों का, उन जिम्मेदारियों का, उन आने वाली कुछ कठिन परिस्थितियों का या आने वाले समय में उसके ऊपर आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास उसे अभी नहीं है। तो इन्हीं के कारण उसके जीवन में कभी दुख भी आ सकते हैं, तो और कुछ कष्ट भी आ सकते हैं। तो उसके लिए तैयार करते हुए माँ उसे बहुत सारी बातें समझा रही है, बहुत सारी बातें सिखा रही है। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से ऋतुराज जी ने ये जो पाठ है हमारा, उसको एक्सप्लेन किया है, उसको बताया है, उसको लिखा है। ये जो पाठ है ये केवल आपके पढ़ने के लिए नहीं है, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा पाठ है और आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख आपको ये पाठ देता है। छोटी सी कविता आपके पाठ की है और लेकिन बहुत बड़ी सीख हमारे जीवन की, हमारे दैनिक जीवन के लिए यहाँ पर ये पाठ दे रहा है। और एक स्त्री के प्रति जो हमारा एक नजरिया है उसको पूरी तरह से बदलने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो ये पाठ हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इसका भावार्थ भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।